अब क्या बताऊं घर की बात, प्रयाग बोल रहा था। उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात। मैं उसे एक टक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नीतू, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई। सामने नीम का पेड़ खड़ा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा हो, आओ बेटा, तुम्हें अपनी आगोश में ले लो। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी कुछ उम्मीद को लेकर मैंने मायके के दहलीज पर कदम रखे थे, यह सोचकर कि शायद मेरे कदम रखते ही मेरे तीनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो जाएगा। मगर सिर्फ यह मेरी भूल थी। सामने 3 दीवारें दिखाई दे रही थी। दिलों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब यह कैसे खत्म होती। झगड़ा सिर्फ इस नीम के पेड़ को लेकर था। यह किसके हिस्से में हो, इस बात को लेकर तीनों के बीच घमासान जारी था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को ही गिरा दिया जाएगा और इसकी लकड़ियों का भी बंटवारा होगा और उस जगह का भी। अंतिम बार मैं अपने नीम के पेड़ से मिलने आई थी। देख तो लूँ आखिरी बार। नीम का यह पेड़ मेरे बचपन की सारी खुशियों का गवाह रहा है। गर्मियों में अम्मा कहती थी, थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे खेलो ताकि फोड़े फुंसी ना हो। कुछ देर तक मैं उसके नीचे खड़ी हो गई। पता नहीं ईश्वर का विधान क्या है, समझ में नहीं आता। मेरे तीनों भाई आपस में जान देते थे। मैं ही उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती थी और लड़ाई कराया करती थी। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से भरपूर प्यार लिए हुए थे। बड़े भैया ने अपना इंजीनियर इसलिए ड्रॉप किया था कि मंझले भैया इंजीनियरिंग कर सके, क्योंकि पापा के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि 2-2 बच्चों को इंजीनियर पढ़ा सके। छोटा प्रयाग सबका दुलारा था। अम्मा का तो वो लाडला था। लेकिन न जाने कौन से ग्रह का साया मेरे परिवार में पड़ गया। अब इन ऊंची दीवारों को फांद कर कहाँ जाऊं, किसके घर पहले जाऊं। मैं नम आँखों से नीम के पेड़ के तले खड़ी थी। तभी बड़े भैया की आवाज़ मेरी कानों में पड़ी, अरे नीतू, वहाँ क्या कर रही है तू। उनकी आवाज़ से मैं अपने पर्शन व्यू से बाहर आई, अपनी आंखें पोंछी और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। आओ अंदर आओ। भैया के चेहरे पर परिचित मुस्कान मौजूद थी। शैला, जरा चाय बनाना, देखो कौन आया है। भैया अपने चिर परिचित अंदाज में खुशी से भाभी को आवाज़ देते हुए बोले, नीतू, तुम चाय लोगी या कॉफ़ी। भैया को चाय पसंद थी, इसलिए मैंने चाय बोल दिया। भाभी भी खुशी से बलैया लेते हुए बोली, बहुत अच्छा किया नीतू, तू आ गई। तुम्हें देखते ही भैया खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद मैं मंझले भैया के पास चली गई और फिर छोटे प्रयाग के पास। सबने मुझे हाथों हाथ लिया। मैं आश्चर्यचकित थी इस बात से कि इतनी देर से मुझे यह पता ही नहीं था कि माँ कहाँ है। प्रयाग, माँ कहाँ गई। उसके चेहरे पर शून्यता दिखाई दे रही थी। वह चिल्लाते हुए बोला, नीतू, हम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि माँ 4-4 महीने सबके पास रहेगी, मगर माँ को यह नागवार लगा, उनके ईगो पर आ गया। वह नाराज़ होकर बोली, अब मेरा भी बंटवारा करोगे। घर, जमीन, जायदाद सब तो बांट लिए,
मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। अब क्या बताऊं घर की बात? प्रयाग बोल रहा था। उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात? मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नीतू, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई? माँ शारदा होम चली गई है। क्या? माँ वृद्धाश्रम चली गई है। यह तुम लोगों ने क्या किया? किस बात पर इतना मतभेद हो गया कि तुमने माँ को ही हटा दिया? हमने माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, यह उनकी खुद की इच्छा थी। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु माँ का फ़ोन कभी लगता ही नहीं था। कई बार भाभी से पूछ भी चुकी थी, किंतु उनका गोल गोल जवाब यह बताता कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनके पास फ़ोन नहीं रहता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने अपना पर्स उठाया। मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मैंने मन में कई सवाल आ जा रहे थे। उन्हीं सवालों के साथ मेरा 3 व्हीलर रुक गया। शारदा होम यानी वृद्धाश्रम का बोर्ड मेरा स्वागत कर रहा था। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मैं रिसेप्शन रूम में बैठ गई। थोड़ी देर में माँ को आते हुए देखा। माँ उदास नहीं थी। मुझे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। यह सब क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? अरे छोड़ो ना उन तीनों की बात। इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर माँ, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूँगी। आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, मुझे नर्क का भागीदार मत बनाओ। मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने उनमें संस्कार नहीं भर पाई। मगर माँ कोई क्या कहेगा कि 4 बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में? अरे वृद्धाश्रम तो है नहीं ना, यह तो तेरी बड़ी मौसी का घर है, जिसे तेरे मौसा जी ने वृद्धाश्रम में बदल दिया। मुझे यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। मैं खुश हूँ। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ बन चुकी हैं, सब मेरा ख्याल रखती हैं। उस घर में रहकर लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। बचपन में हम शारदा मौसी के यहाँ आते जाते भी थे, इसलिए वह जगह कुछ अनजान नहीं थी। मौसी की कैंसर से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मौसा जी ने इसे अनाथ बुजुर्गों के लिए घर बना दिया था। बड़े ही भारी मन से मैं माँ से विदा लेकर वहाँ से निकली। दूसरे दिन सुबह ही मुझे वापस लौटना था। रात भर करवट बदलने के बाद नींद देर से आई और सुबह ठक ठक की आवाज़ से नींद खुली। तभी बड़ी तेज़ी से आवाज़ करता हुआ कुछ धड़ाम से गिर गया। मैं कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। सामने नीम का पेड़ कटे हाल में धराशायी गिरा हुआ था। मेरी आंखें भर आई। रिश्तों में मन के भेद इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं कि हमारी सोच में भी मतभेद हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित थे। मैंने सबसे विदा लिया और वहाँ से निकल आई। सब ने झोली भर भर कर मुझे गिफ्ट दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आपसी कौन सी लड़ाई थी समझ से परे थी। अगर किसी को थोड़ी ज़मीन ज़्यादा मिल जाती या किसी को थोड़ी ज़मीन कम मिल जाती तो उससे क्या हो जाता है। एक समय ऐसा था कि बड़े भैया ने अपने इंजीनियरिंग बनने का सपना छोड़ दिया था, पर आज की सच्चाई मुझे खून के आंसू रुला रही थी।